आज गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग चलते हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के स्रोतें। ऊर्जा के स्रोत, पहले ऊर्जा क्या है? तो द कैपेसिटी टू डू वर्क नोन एज एनर्जी, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करते हैं और कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। अब आप सोच लो, आप कोई कार्य करना चाहते हो, जैसे चलना, घूमना, बैठना, उठना, कोई भी कार्य करोगे तो ऐसा महसूस होना चाहिए कि आपके अंदर शक्ति है, और वह शक्ति लाने के लिए आप भोजन करते हो, खाना खाते हो, तो फूड भी हमारे ऊर्जा के स्रोत हुए। इस तरह से हमारे शरीर को छोड़ करके और भी दूसरे हम कार्य करवाते हैं, और उस कार्य को करवाने के लिए हमको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे फैन चल रहा है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की आवश्यकता है। खाना पका रहे हैं तो हीट एनर्जी की आवश्यकता है। और उसी प्रकार से अगर हम गाड़ी चलाते हैं तो उसमें भी हमको हीट एनर्जी की आवश्यकता होती है। अब यह जानना है कि आखिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी या हीट एनर्जी हम कहां से प्राप्त करते हैं। तो जिस जगह से, जहां से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी या हीट एनर्जी, सोलर एनर्जी हम प्राप्त करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं ऊर्जा के स्रोत। अब हमारे यहाँ ऊर्जा के बहुत सारे स्रोत हैं, उनका हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं। कुछ ऊर्जा के स्रोत हम बहुत पहले से यूज करते आ रहे हैं, हमारे पूर्वज उसका यूज करते आ रहे हैं, और वैसे ऊर्जा के स्रोत को हम लोग पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत कहते हैं, क्योंकि जो परंपरा से यूज होते आ रहा है हमारे यहाँ, उसको पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। जैसे गोईठा का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, काऊ डंग्स जिसे कहते हैं, लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोलियम का इस्तेमाल करते हैं, डीजल का इस्तेमाल करते हैं, कोयला का इस्तेमाल करते हैं, नेचुरल गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सब हमारे कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत। ऊर्जा के स्रोत जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे हम खाना खाते हैं अपने शरीर में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, और यह खाना जो हम खाते हैं कहां से आता है? पौधों से आता है, प्लांट से आता है, या हम एनिमल से लेते हैं। प्लांट्स और एनिमल से हम अपना फूड लेते हैं। एनिमल रीबर्थ करता है और एनिमल की संख्या घट नहीं रही है, रिन्यूड होते जा रही है। प्लांट का हम एक बार यूज करते हैं, फिर पौधे लगाते हैं, फिर उससे अनाज प्राप्त करते हैं, फिर पौधे लगाते हैं, तो प्लांट से प्राप्त होने वाले भोजन भी रिन्यूड होते रह रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे ऊर्जा के स्रोत हैं जो रिन्यूड नहीं होते। जैसे कोयला एक बार आप खान से निकाल लिया, वह दोबारा रिन्यूड नहीं होगा। कोयला को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लगे हैं, पेट्रोलियम को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लगे हैं, तो रिन्यूड नहीं होंगे, पुनः नवीकृत नहीं हो सकते, नया नहीं हो सकते, वो जल्दी समाप्त हो जाएंगे। एक खान से बार बार निकाल रहे हो और उसमें पुनर्भरण कर नहीं रहे हो, तो निश्चित तौर पर वह एक दिन खत्म हो जाएगा। तो ऊर्जा के स्रोत कुछ ऐसे हैं जो खत्म हो जाएंगे निकट भविष्य में, और कुछ ऊर्जा के ऐसे स्रोत हैं जो खत्म नहीं हो सकते। जो खत्म हो सकते हैं उसको हम लोग समाप्य सोर्सेज ऑफ एनर्जी, समाप्त ऊर्जा के स्रोत कहते हैं, और जो नहीं समाप्त हो सकते हैं उन्हें असमाप्य ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। समाप्य ऊर्जा के स्रोत को इंग्लिश में कहते हैं, अंग्रेजी में कह देते हैं
एग्जॉस्टेबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जो नहीं समाप्त होते हैं, इन एग्जॉस्टेबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो ऊर्जा के स्रोत जो समाप्त हो जाएंगे या समाप्त होने वाले हैं उनको एग्जॉस्टेबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहते हैं। जैसे कोयला को निकालते हैं वो समाप्त हो जाएंगे, पेट्रोलियम को निकालते हैं वो समाप्त हो जाएंगे, नेचुरल गैस को निकाल रहे हैं वो समाप्त हो जाएंगे। तो इस तरह से ये जो सोर्सेज हुए वह समाप्य ऊर्जा के स्रोत हो गए, एग्जॉस्टेबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हो गए। लेकिन कुछ सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो इनएग्जॉस्टेबल है, असमाप्य है, जैसे सोलर एनर्जी, सूर्य के प्रकाश को हम हीट एनर्जी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, वो असमाप्य है। जैसे हम बायोगैस का इस्तेमाल करते हैं, बायोलॉजिकल सोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, जैसे काउडंग का इस्तेमाल किए, लकड़ी का इस्तेमाल किया, यह असमाप्य ऊर्जा के स्रोत हैं, समाप्त नहीं होंगे। तो कुछ समाप्य ऊर्जा के स्रोत हैं, कुछ असमाप्य ऊर्जा के स्रोत हैं। तो जो समाप्त होने वाले ऊर्जा के स्रोत हैं उनको हम रिन्यूड नहीं कर सकते, तो उनको हम लोग कहेंगे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। यानी कि नेचुरल गैस, कोयला और पेट्रोलियम को हम कहेंगे कि वह नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। लेकिन जिनको हम रिन्यूड कर सकते हैं, एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज कर सकते हैं, बारंबार यूज कर सकते हैं, जैसे गोईठा को, लकड़ी को, है ना, हम बार बार यूज करेंगे। तो जिनको बार बार यूज करेंगे, रिन्यूड करेंगे, उनको हम लोग कहते हैं रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब हम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी तो जान गए, और उसका एग्जाम्पल हम जान रहे हैं, उसमें कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस आते हैं। रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में हम काउ डंग्स को कह सकते हैं, वुड को, लकड़ी को कह सकते हैं, सोलर एनर्जी को कह सकते हैं, हाइड्रल एनर्जी को कह सकते हैं, टाइडल एनर्जी को कह सकते हैं। और सब रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, क्योंकि वी कैन यूज देम अगेन एंड अगेन। मैं उनका बार बार इस्तेमाल कर सकता हूं। तो वो हो गए हमारे रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इस तरह से आपने देख लिया कि दो तरह के हमारे ऊर्जा के स्रोत हो गए, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब प्रश्न उठता है कि इन सारे ऊर्जा के स्रोतों में कौन ऊर्जा के स्रोत सबसे बेहतर होगा? तो ऊर्जा के सबसे बेहतर स्रोत में तो हम सबसे पहले यही जानेंगे कि कौन ऐसा ऊर्जा के स्रोत है जो हमको प्रति किलोग्राम ज्यादा ऊर्जा देता है। मतलब प्रति किलोग्राम ज्यादा ऊर्जा देता है, जिसमें कार्य करने की क्षमता ज्यादा हो, तो उसको हम लोग कहेंगे कि वह गुड सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। जिस ऊर्जा के स्रोत को हम आसानी से हमारे आसपास उपलब्ध हो, उसको भी हम लोग कहेंगे कि वह गुड सोर्स है। यानी गुड सोर्सेज होने के लिए ऊर्जा के स्रोतों को आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, सस्ता भी होना चाहिए, और स्टोरेज भी हम आसानी से कर सकते हैं, इजी हैंडलिंग होना चाहिए। इन सारे गुण अगर रहेगा, जो कार्बन का इमिशन कम करे, जो पर्यावरण पॉल्यूशन कम करे, जो जलने के बाद रेसिड्यू कम छोड़े, तो इस तरह से हम देखेंगे कि हमारे पक्ष में कौन ऊर्जा के स्रोत है, कौन ज्यादा हमको एनर्जी दे सकता है, किसको स्टोरेज करना आसान होगा, कौन ऊर्जा के स्रोत सस्ता और बेहतर है, कौन ऊर्जा के स्रोत हमारे आसपास मौजूद है, ट्रांसपोर्टिंग आसान है, उसका इजीली अवेलेबल है, कौन ऊर्जा के स्रोत पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता हो, और किस ऊर्जा के स्रोत को हम बड़ी आसान से हैंडलिंग कर सकते हैं। ये सारे गुण जिसमें मौजूद होगा उसको हम कहेंगे
कि वह गुड फ्यूल है, अच्छे ऊर्जा के स्रोत हैं। अब आता है फ्यूल किसे कहते हैं। फ्यूल किसे कहते हैं? तो द सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच प्रोवाइड अस हीट आफ्टर बर्निंग, वैसे ऊर्जा के स्रोत जो जलने के बाद हमको ऊष्मा प्रदान करते हैं, हीट एनर्जी देते हैं। द सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच प्रोवाइड अस हीट आफ्टर बर्निंग, दैट सोर्सेज ऑफ एनर्जी नोन एज फ्यूल, जो जलने के बाद हमको ऊर्जा देते हैं, जैसे काउडंग्स को जलाते हैं, उपला गोईठा को, लकड़ी को जलाते हैं, कोयला को जलाते हैं, चारकोल को जलाते हैं, एलपीजी को जलाते हैं, डीजल को जलाते हैं, पेट्रोल को जलाते हैं, मीथेन गैस जलाते हैं, और हाइड्रोजन का भी हम फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे प्रकार के जो ऊर्जा के स्रोत हो गए, जो जल करके हमको ऊर्जा देते हैं, तो उनको हम लोग कहते हैं फ्यूल। कुछ ऐसे ऊर्जा के स्रोत हैं जो जलते नहीं है लेकिन हमको ऊर्जा देते हैं, जैसे टाइडल एनर्जी, जैसे विंड एनर्जी, जैसे हाइड्रल एनर्जी। तो ये सब जलते नहीं है लेकिन हमको ऊर्जा देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ऊर्जा के स्रोत हैं जो जलते हैं तब हमको हीट एनर्जी देते हैं, जैसे हमने आपको बताया कि कोयला जलता है तो हीट एनर्जी देता है, गोईठा जलता है, काउडंग जलते हैं तो हमको हीट एनर्जी मिलता है, लकड़ी को जलाते हैं तो हमको हीट एनर्जी मिलता है। तो इस तरह से हमको ऊर्जा के स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। अब कैलोरीफिक वैल्यू किसे कहेंगे? तो कहेंगे कि जो प्रति ग्राम जल करके ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा देता है, उसको हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। तो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड आफ्टर बर्निंग 1 ग्राम, दैट इज नोन एज कैलोरीफिक वैल्यू। जैसे हम ऊर्जा को जूल में मापते हैं और वजन को ग्राम में, तो जूल में मापते हैं तो जूल प्रति ग्राम, जूल प्रति ग्राम को हम लोग कहते हैं कि यह कैलोरीफिक वैल्यू है। तो अब चलते हैं हम कि सबसे, अगर हम काउ डंग्स को जलाते हैं, गोईठा को जलाते हैं, तो यह 6 to 8 थाउजेंड्स जूल पर ग्राम देता है। क्या क्या देता है? हीट एनर्जी, जिसको हम लोग कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। इसको हम कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। लेकिन इतना थाउजेंड्स लिखने की जगह पर 1000 जूल बराबर क्या होता है? 1 किलो जूल। तो मैं कहूंगा कि 6 to 8 किलो जूल पर ग्राम कैलोरीफिक पहलू हो गया। किसका? काउडंग्स का हो गया। अब इसी प्रकार से अगर वुड की बात करें तो वुड कितना देता है? 17 किलो जूल पर ग्राम। अगर कहते हैं कि कोल कितना देता है, तो 25 to 30 किलो जूल पर ग्राम देता है। और कहते हैं कि चारकोल कितना देगा, तो चारकोल हमको देता है 33 किलो जूल पर ग्राम देता है। हम चलते हैं कि डीजल कितना हमको देगा। डीजल कितना देगा? 45 किलो जूल पर ग्राम देता है। और पेट्रोल कितना देगा? तो 50 किलो जूल पर ग्राम देता है।
एलपीजी कितना देगा? ये भी 50 किलो जूल पर ग्राम देगा। और सीएनजी मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस 50 किलो जूल पर ग्राम देगा। और सीएनजी का प्रमुख कंटेंट्स है मीथेन क्या देता है? 55 किलो जूल पर ग्राम देता है। और हाइड्रोजन को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यह 150 किलो जूल पर ग्राम देगा। तो इस तरह से हमने कुछ प्रमुख ऊर्जा के स्रोतों को मैं लिख दिया। और इस प्रमुख ऊर्जा के स्रोतों को हम इस्तेमाल करते हैं अपने ईंधन के रूप में। तो आप उनका कैलोरीफिक वैल्यू देख लिया और किस तरह से हम इनको अपने ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अब प्रश्न है कि ये जो फ्यूल है कैलोरीफिक वैल्यू इनका मैंने देख लिया। अब कहेंगे कि गुड फ्यूल कौन होगा। जिस तरह से गुड सोर्स है उसी प्रकार से गुड फ्यूल कौन होगा। तो गुड फ्यूल कौन जलाते हैं? तो सबसे पहले हम कहेंगे कि प्रति ग्राम जो जल करके ऊर्जा देता है वो ज्यादा होना चाहिए। यानी कि हैविंग हाई कैलोरीफिक वैल्यू, मतलब उसका कैलोरीफिक वैल्यू क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए, तब ना हमको कम जल करके ज्यादा ऊर्जा देगा। लेकिन ये भी प्रश्न है कि जब हम किसी फ्यूल को जलाते हैं तो उसका आग पकड़ने की एक क्षमता होती है जिसे हम इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। तो कहते हैं कि द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच फ्यूल कैच फायर, वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई ईंधन आग पकड़ लेता है उसे हम इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। अब इग्निशन टेम्परेचर हमारे फ्यूल का कैसा होना चाहिए? हाई कैलोरीफिक तो है, गुड फ्यूल के लिए हाई कैलोरीफिक वैल्यू होना चाहिए। लेकिन इग्निशन टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? नाइदर वेरी हाई नॉर वेरी लो, न तो बहुत कम इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर टेम्परेचर है, इग्निशन टेम्परेचर है, तो आग पकड़ेगा ही नहीं। जैसे हम लकड़ी को फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, कोयला को फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करने जा रहे हैं, और कोयला को माचिस के तिल्ली से आप आग पकड़ाओ, कोयला में माचिस के तिल्ली से आग नहीं पकड़ेगा। क्यों? क्योंकि माचिस के तिल्ली के द्वारा उतना इग्निशन टेम्परेचर उत्पन्न नहीं किया जाता है कि कोयला में आग पकड़ ले। तो कोयला में आग पकड़ने के लिए इग्निशन टेम्परेचर हाई होना चाहिए। और लो इग्निशन टेम्परेचर जैसे पेट्रोल, अब पेट्रोल में हल्का सा माचिस के तिल्ली लगाओ वो तुरंत आग पकड़ लेगा, और उससे भी ज्यादा मीथेन गैस तेज गति से पकड़ लेगा उसमें आग। तो हमको मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर जिसका होगा, न तो बेसी ज्यादा, न तो बहुत ज्यादा, और नहीं बहुत कम, मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर वाला फ्यूल ही हमारे लिए गुड फ्यूल होता है। फिर अब जलाने के बाद वैसे फ्यूल जो कार्बन का इमिशन न के बराबर करें, बहुत कम करें, पॉल्यूशन नहीं करें, तो हमारे लिए गुड फ्यूल है। और वैसे फ्यूल जो जलने के बाद अवशेष ना छोड़े, रेसिड्यू ना छोड़े, हमारे लिए गुड फ्यूल है। अब हम दो फ्यूल का अंतर जानेंगे, कोयला को जलाएंगे और एलपीजी को जलाएंगे। तो उनमें से कौन बेहतर मानोगे?
आपके घर में इस्तेमाल हो रहा है। आप जान रहे हो कि कोयला जलाते हैं तो बहुत कार्बन का इमिशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलते हैं। लेकिन अगर आप और बड़े पैमाने पर निकलते हैं कोयला को जलाने से, लेकिन एलपीजी को जलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड के बहुत न्यूनतम मात्रा निकलता है। और जब एलपीजी जलता है तो कोई रेसिड्यू नहीं छोड़ता, कोई अवशेष नहीं छोड़ता, लेकिन कोयला जलाते हैं तो बहुत सारा अवशेष छोड़ता है। तो दोनों में बेहतर हमारा एलपीजी फ्यूल है। इसलिए आज अधिकांश घरों में हम एलपीजी फ्यूल का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आपने देखा जिसका हाई कैलोरीफिक वैल्यू होगा, जिसका मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर होगा, जो एयर को पोल्यूट ना करे, जो जलने के बाद रेसिड्यू ना छोड़े, जो हमारे बाजार में आसपास इजीली अवेलेबल हो, जिसको स्टोर करना आसान हो, जिसका हैंडलिंग करना आसान हो, जलाना आसान हो, जो विस्फोटक ना हो, ऐसे फ्यूल को हम गुड फ्यूल कहते हैं, अच्छा फ्यूल कहते हैं। तो इस तरह से सोर्सेज ऑफ एनर्जी में हमने देख लिया। अब मैं आगे पढ़ाऊंगा कि इन सोर्सेज ऑफ एनर्जी में जो दो भाग बांट दिया, मैं रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इन दोनों प्रकार के सोर्सेज ऑफ एनर्जी में कौन कौन से सोर्सेज हैं और वो किस प्रकार ऊर्जा देते हैं, तो इनके लिए मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा और उसको बेहतर तरीके से समझाऊंगा। तो आज इतना ही, धन्यवाद।